हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने इसके न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस करा दिए थे और विद थ्योरी। तो अब आज हम 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है। उस भौतिक यानी कि फिजिकल केमिकल प्रोसेस का नाम बताइए जिसके द्वारा प्लांट्स प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी फोटो एनर्जी को यानी कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करते हैं। वो कौन सी प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है। दरअसल इसकी केमिकल रिएक्शन को आपको बहुत ज़रूरी है कि ये याद होनी चाहिए। 6CO2 प्लस 12H2O, जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन आया था कल कि उसमें कितने जल के अणु लेने हैं हमको, तो 12 जल के अणु होने चाहिए, जिससे कि 6 जल के अणु और भी निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और कार्बोहाइड्रेट हमारी बन जाती है। नेक्स्ट है इसके आगे 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। देखें, सबसे पहला तो ये कि हमको वाटर की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, सनरेज का भी ज़रूरत है, और पर्णहरित क्लोरोफिल यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसकी भी ज़रूरत है हमको, और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये ऑप्शन फेल हो गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ऑक्सीजन फिर से गलत हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, जल और सनरेज और पर्णहरित, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी की तरफ हम चले जाएंगे। तो इसका जो एक्चुअल में राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि क्या होगा जब पौधों को 3 दिन तक अंधेरे में कमरे में रखा जाता है। जब पौधों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। यानी जो वो अपने अंदर स्टॉक करते हैं एनर्जी का स्टार्च के रूप में, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो अचानक से समाप्त हो जाते हैं यदि हम उनको अंधेरे में रखना स्टार्ट करते हैं और पौधा मुरझाने लगता है। नेक्स्ट है इसके आगे 24 नंबर क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं। इसका जो रीज़न है दरअसल ये है कि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज हम लेते हैं उसमें वो स्टार्च में तब्दील होना अंदर, उसको पौधा उसको स्टार्च के रूप में एब्जॉर्ब करता है। आगे इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखें। इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की उपस्थिति इसलिए मापी जाती है क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। स्टार्च यानी जिसको मांड कहते हैं एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से, जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की यूनिट की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट इसके आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः अलग होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। तो देखें, पौधों में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो वेपराइजेशन होता है। अब इसमें देखते हैं क्या है कि कौन सा पालन नहीं किया जाता है। तो पहला तो ये कि वाष्पोत्सर्जन तो पौधों में होता है। अपशिष्ट उत्पादों का रसधानियों में संग्रहण भी होता है। कुछ अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन भी होता है। तो इसका जो है पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना, ये प्रोसेस नहीं होता पौधों में, क्योंकि पौधे के अंदर पत्तियों में तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फूड प्रोसेसिंग, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। इसके आगे नेक्स्ट है अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि रंध्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। कल भी हमने बताया था कि स्टोमेटा
स्टोमेटा नाम के जो बारीक छिद्र होते हैं, मान लो कोई हमारे पास ऐसे लीव है, पत्ती है, तो पत्ती के बहुत बारीक उसमें छिद्र पाए जाते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर नज़र आते हैं। इन बारीक छिद्रों को ही हम स्टोमेटा कहते हैं, या हिंदी में उसको रंध्र कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। डिटेल में आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखें, पौधों में गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। आमतौर पर स्टोमेटा तब खुलते हैं जब लाइट जो है पत्तियों पर पड़ता है और रात के दौरान बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है और कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तथा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जब गैसियल एक्सचेंज होता है तो स्टोमेटा के रंध्र के माध्यम से बंद होने और खुलने के साथ होता है। नेक्स्ट है इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो आप सभी जानते हैं कि वो ग्लूकोज में तब्दील होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे पहले ग्लूकोज में तब्दील होता है और ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है फिर बाद में चल करके। नेक्स्ट है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 28। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गन्ने के पौधे को कौन चेंज करता है? सनलाइट चेंज करती है इसमें। देखें, एक्सप्लेनेशन में इसको डिटेल में समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगी बात। जो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस की दर यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? आप सभी जानते हैं कि ये रेड कलर के जो माध्यम में ज़्यादा इसकी दर बढ़ जाती है। इसका कारण भी अभी समझते हैं। देखो कि जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। यह प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है इसके आगे 31 नंबर क्वेश्चन। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? आप जानते हैं कि तने में तब्दील हो जाती हैं जब ये कैक्टस यानी मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो तने में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके तने कैसे होते हैं? तने ही उनके हरे कलर के हो जाते हैं और उन्हीं में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके आगे 32 नंबर क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश की उपस्थिति में कैसे होता है? किस रंग के प्रकाश की रेंज फोटोसिंथेसिस की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो देखिए, जो हरे रंग की जो रेंज है फोटोसिंथेसिस को सबसे कम प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को भी देखते हैं थोड़ा, कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है दृश्य प्रकाश यानी कि हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम के में 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम अथवा 350 से 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली किरणों में होती है। पराबैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक, नीले में
नीले में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। नेक्स्ट है इसके आगे 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई एनर्जी करेंसी है। तो आप जानते हैं कि जो एटीपी है, एटीपी ऊर्जा मापन की इकाई होती है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसको कहते हैं हम। देखिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसमें लिखा हुआ अब ये फुल फॉर्म एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ऊर्जा का भंडार है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। एटीपी में जो संचित ऊर्जा है जीवों के आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। इसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी जानते हैं कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके आगे, पौधों में ऊर्जा का अनंतिम सोर्स क्या है। जो अनंतिम सोर्स है पौधों में ऊर्जा का, वो है सूर्य का प्रकाश। यानी कि हम कहें तो पौधों में ही नहीं, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में ही हम बात करते हैं, पूरे सोलर सिस्टम में। तो पूरे सोलर सिस्टम में जो है, जो सन है वो एनर्जी का लिए प्रोड्यूसर का काम करता है, और ऊर्जा दाता के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो बनती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनती है, और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, साथ में 6 जल के अणु भी निकलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज भी बनता है, जल भी बनता है, और ऑक्सीजन भी बनती है। तो ये पहले ही इसके बाई प्रोडक्ट हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस पौधे के किस भाग में होता है। आप जानते हैं कि पौधे की पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में। इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके आगे 38 नंबर क्वेश्चन, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, कौन सा इसमें परपोषित पोषण यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट जो फूड प्रोसेसिंग है। देखिए परजीवी तो दूसरों से ही भोजन लेते हैं, और प्रणाशम भी लेते हैं, मृत जो है मृत पोषित भी है, जबकि स्वचालित जो होता है ऑटोट्रोफिक प्रोसेस है, जो कि ग्रीन प्लांट्स ही बना पाते हैं इसको। नेक्स्ट है इसके आगे 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। आप जानते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस का मेन रोल है, जिससे कि वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड कम की जाती है। नेक्स्ट है इसके आगे 40 नंबर क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, इस प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि केल्विन साइकिल जो है, एक चक्र बोलते हैं इसको, केल्विन चक्र। तो प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन साइकिल के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन साइकिल पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। एक ग्लूकोज के अणु की संरचना के लिए इस चक्र के 6 चक्करों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इसके आगे 41 नंबर क्वेश्चन, यह है डैश फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। तो इसका जो है P660 जो है फोटोक्रोम पादपों में पाए जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक है, जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। यह प्रकाश के दृश्य यानी विजिबल स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। कई पुष्पीय पौधे इसका उपयोग प्रकाशीय अवधि के आधार पर पुष्पन के समय के नियंत्रण हेतु करते हैं। P660 फाइटोक्रोम का एक अंतर परिवर्तनीय रूप है। यहाँ तक अभी हमने आपके 41 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप सभी पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जितना भी आपको वर्क मिल रहा है रेगुलर, इस वर्क को आप नोटबुक में करें। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे वर्क चेक कराया जाएगा ये।